हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी फंडा। जैसा कि आपने हम सब पे भरोसा जताया है और स्टडी फंडा पे आपकी पूरी विश्वास है कि आपके करंट अफेयर्स को हम बहुत ही सटीक तरीके से पूरा करेंगे और इस जर्नी में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे गाइड बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को हम इस तरीके से पूरे करेंगे कि सो दैट आपको एक नो नॉनसेंस करंट अफेयर मिले, आपको एक सटीक तरीके का करंट अफेयर्स मिले जो 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो हो और आप बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही इजी वे में आप सारे के सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाए और अपने तैयारी को एक नई धार दे पाए। सो उसी कड़ी में अर्जुना सीरीज का ये 4th वीडियो, जिसमें हमने ऑलरेडी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कर दिया और दिसंबर हम लेकर आए हैं आपके सामने। आप इस वीडियो को पढ़ें और इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करें पढ़ते के साथ ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको एक रिवीजन साथ के साथ पुराने तीनों करंट अफेयर्स को भी, तीनों मंथ के करंट अफेयर्स को करना है। मेन इशू यही है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और ये वो करंट अफेयर्स है जहां से यूपीएससी हैज अ ग्रेट हैबिट टू पिक सम क्वेश्चंस। मैंने आपको उन्हीं सारे एक्सरसाइजेस, उन्हीं सारे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स और उन्हीं सारे रीसेंट एनवायरमेंटल इश्यूज को इसमें इंक्लूड किया है सो दैट आपको एक अजीब सी फीलिंग ये ना आए कि हमने इधर उधर की बातें आपको पढ़ा दी। हमने सीधे सीधे आपसे मेजर चीज़ें पढ़ाई हैं और बहुत ही सटीक चीज़ें पढ़ाई हैं जिसकी कंप्लीट वेटेज बनने की संभावना है एग्जाम हॉल में और आपको पक्का इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेरी आपसे सिर्फ 3 डिमांड्स हैं। पहला, ये वीडियो पूरा देखना है। हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस को, तो आपको फोकस ये करनी है कि ये वीडियो एक सिटिंग में फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू द एंड, टू द लास्ट मिनट और द लास्ट सेकेंड ऑफ दिस वीडियो आपको देखना है। उसके साथ साथ आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लूंगा आपसे। मैंने अलग से इंक्लूड तो नहीं किए, पर आपसे पक्का मैं कोई ना कोई चीज़ पूछूंगा और कहूँगा करंट अफेयर्स में आपको बतानी है, तो आपको वो बातें ध्यान रखनी है और हमें करंट अफेयर्स में ज़रूर बतानी है। एंड थर्ड, आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है हमारे स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल से और जाकर आपको वहां पे इस पीडीएफ को दोबारा पिक करके और एक बार और रिवाइज करनी है सो दैट आपका एक कंप्लीट कवरेज उस मंथ का हो जाए। ठीक है, ये हमारी कूपन कोड है SSGCAPF, जिसके थ्रू आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन परचेज कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अभी 699 प्राइस में चल रही थी। हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही कम प्राइस कर दिया, इट्स 444 नाउ, अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारे पूरे के पूरे लेक्चर का ब्रेकडाउन क्या रहेगा। अक्सर मैं आपको सारे वीडियोस में बताता ही हूं, पर फिर भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपको इतना तो बताएं कि हम आपको पढ़ाने के वाले हैं। ठीक है, सो पर्सन इन न्यूज है पहले, फिर अवार्ड्स है, फिर स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज है, गवर्नमेंट स्कीम है, डेटा, डेट्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स। सो यही एग्जैक्टली सेम लेक्चर की फ्लो होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सन इन न्यूज क्या है। ठीक है, मंडे यानी दिसंबर 9, 2024, मैंने यहाँ पे मंडे भले यूज किया है पर आपको उसका डेट भी दे दिया है। उस वक्त हमारे आरबीआई के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए और वो आरबीआई का नया कार्यभार संभाले। ठीक है, आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। संजय मल्होत्रा साहब, ये आरबीआई के नए गवर्नर बने। किसको सक्सीड किया है? शक्तिकांता दास को। इन्होंने, हमारे संजय मल्होत्रा साहब ने शक्तिकांता दास को रिप्लेस किया है। ठीक है, ये पहले ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और अब ये 26वें गवर्नर बन गए हैं, यानी शक्तिकांता दास 25वें गवर्नर थे। ठीक है, सबको याद रहेगी ये बात। अब ये 1990 बैच के ऑफिसर हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, दैट इज ये IAS हैं एक। ठीक है, राजस्थान कैडर के। हालांकि ये सारी चीजें पूछी नहीं जाएंगी बहुत ज्यादा, IIT कानपुर से ये पढ़े हुए हैं, एलुमनाई है वहां के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैसे आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। वो तो बस एक बेसिक न्यूज था, तो देखिए कितनी होलिस्टिक कवरेज हो रही है कि हमने आपके साथ प्रोसेस भी साझा किया कि कैसे आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट होते हैं आखिर। ठीक है, देखिए
कैसे अपॉइंटमेंट होती है। स्टेप वाइज प्रोसेस में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उनकी एलिजिबिलिटी चेक होती है। अब वो इंडियन सिटीजन तो होने चाहिए ना, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एक सीनियर इकोनॉमिस्ट, बैंकर या ब्यूरोक्रेट जनरली जिसका फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होता है उसे अपॉइंट किया जाता है। सिलेक्शन कमेटी क्या है? सिलेक्शन कमेटी वो है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, इन दोनों को मिला के एक सिलेक्शन कमेटी बनती है। फाइनल अप्रूवल किसका होता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट इसका अप्रूवल देता है। 3 साल का टेन्योर होता है जनरली, लगभग 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, कोई भी जो पर्क्स और सैलरी होगा, अगर ऐसा लिख दे कि आरबीआई गवर्नर की पर्क्स एंड सैलरी प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, ये गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, ये आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में अपना कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं, रिटायर्ड, ये वी रामा सुब्रमण्यम साहब हैं जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। ये एनएचआरसी के नए चेयरमैन बने हैं, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक मैंडेट है कि जनरली एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट और अ रिटायर्ड जज इज बीइंग अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट एनएचआरसी चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं। 9th, अगर सीक्वेंस याद रहे तो 9th, क्योंकि आजकल यूपीएससी बहुत खेल रहा है, 18th लोकसभा, 17th लोकसभा, ऐसे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि 9th एनएचआरसी चेयरमैन ये बने हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए 2023 में। एनएचआरसी चेयरपर्सन हैज बीन लाइंग वैकेंट, वैकेंट है जब से अरुण कुमार मिश्रा जी ने उसे छोड़ा था। ठीक है, एनएचआरसी एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मींस कि ये एक स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई है। व्हाट इज एन स्टैट्यूट? एक तरीके का लॉ है। ठीक है, कोई भी लॉ से अगर कोई बॉडी बनती है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं हम जनरली। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक लॉ बना 1993 में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। जब इंडिया सिग्नेटरी हुआ ना, इंडिया बिकेम सिग्नेटरी टू वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन या ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनएचआरसी जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसका जब इंडिया सिग्नेटरी बनता है तब इंडिया इनैक्टेड एन एक्ट इन 1993 जो था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। और जब ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट हम लोगों ने लाया, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनती है इंडिया के केस में, जिसके बहुत सारे चेयरपर्सन्स जनरली अपॉइंट होते रहे हैं, चेयरमैन। और ये 9th चेयरपर्सन है हमारे रामा सुब्रमण्यम साहब। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा सा एनएचआरसी का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझा देता हूं। स्ट्रक्चर क्या है एनएचआरसी का? देखिए, चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स होता है, 1+5 का सिस्टम है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग या रिटायर्ड दोनों हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एनएचआरसी कंपोजिशन क्या है कि आइदर एक रिटायर्ड या वर्किंग चीफ जस्टिस या जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। 3 इंडिविजुअल्स विथ एटलीस्ट 1 बीइंग अ वुमन, एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, एक वुमेन जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स में। ठीक है, इनके अलावा ये जो फुल टाइम मेंबर्स हैं 1+5 की जो सिस्टम है, इनके अलावा 7 के 7 एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये सब क्या हैं? ये होते हैं कि जिनकी एग्जैक्ट रोल्स नहीं होते, बट दे आर काइंड ऑफ सुपरवाइजरी रोल। वो चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए होते हैं। ठीक है, होल्ड ऑन। सो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए ये होते हैं। तो 7 एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या मेंबर्स, आप जो भी कह लीजिए। The National Commission for Minority, that is National Commission for Minority, National Commission for ST, National Commission for SC, ठीक है, ये लोग National Commission for Women,
ये 4 प्लस एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, फिर चीफ कमिश्नर डिसेबल्ड, और चीफ कमिश्नर ऑफ द और चीफ कमिश्नरी ऑफ द कमिटी फॉर डिसेबल्ड पर्संस। ये 7 लोग इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। अब आपके लिए सवाल क्या है, इनमें से कितने, इन 7 में से कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं? कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं? और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं तो उनके आर्टिकल्स बताइए। ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और कौन कौन से स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनके भी हमें एक्ट्स आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि आपसे मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, ये वो पहली क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं पर आपका पेपर 2 का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ तो ली हैं पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी फंडा लेके आया है संकल्प टेस्ट सीरीज। 8 टेस्ट सीरीज हैं जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चीजें हम बात करेंगे, और दोनों की चीजों में इन एग्जाम एनवायरनमेंट आपको टेस्ट लिया जाएगा बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ और क्वालिटी इवैल्यूएशन के साथ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी और पुश की जरूरत है, थोड़ी सी और धार की जरूरत है, तो आपको डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहिए। आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर डिफरेंट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनफैक्ट मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, इट्स 8743905050। आप इस पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हमारे ऐप्स पे जाइए, स्टडी फंडा ऐप पे जाइए और एनरोल कीजिए डिफरेंट टेस्ट में। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, और एग्जाम एनवायरनमेंट में 3 घंटे में अपने पेपर्स को कंप्लीट कीजिए, और इवन पेपर 1 में भी अच्छा खासा स्कोर कीजिए। आगे देखते हैं। एक दुखद खबर है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिसंबर में उनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री में, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट फिगर रहे थे हमारे इंडियन पॉलिटी के। सो इट्स बेटर दैट वी शुड नो अबाउट हिम, ठीक है। आगे देखिए, ये 14th प्राइम मिनिस्टर है हमारे। 15th कौन है? आई होप सबको पता होगा ही, हमारे चहेते मोदी जी, ठीक है। सो दिसंबर 26, 2024 को इनका देहांत हो गया एम्स न्यू दिल्ली में। सितंबर 26, 1932 में ये गाह विलेज वेस्ट पंजाब दैट इज इन पाकिस्तान इनका जन्म हुआ था। पद्म विभूषण कब दिया गया? 1987 में। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट कब मिला? 2017 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इकोनॉमिक एडवाइजर इन्होंने ज्वाइन किया 1971 में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कब बने? 1972 में, यानी 1 साल के बाद ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन जाते हैं। यानी काफी मेधावी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं ये। बहुत सारे रिफॉर्म्स में भी अगर आप देखें तो 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं वो राव मनमोहन मॉडल ही कहा जाता है। राव मनमोहन मॉडल, क्योंकि जो नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उस समय के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या हमारे क्या कहते हैं आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं ये, और बहुत सारे वहाँ पे इनकी एक एग्जैक्ट रोल थी फिनांस मिनिस्ट्री में उस टाइम पे, जिस कारण से इन्होंने एक मॉडल तैयार की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। ये एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो ये एलपीजी रिफॉर्म्स आपके लिए ये मनमोहन सिंह की ही देन थी जो हमारे कंट्री में इतने सारे ग्लोबल कंपनीज और एमएनसीज का प्रचलन बढ़ा, ठीक है। सो ये इनकी एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहती है। 15th गवर्नर रहे ये आरबीआई के। अभी मैंने आपको तुरंत ही पहले बताया था कि कौन से अभी कितने नंबर के गवर्नर बने हैं, आपको याद करना चाहिए वो।
ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जब थे अंडर यूनियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, तो ये 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को कंप्लीटली चेंज करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूजीसी भी रहे, पहले ही सीख रहे हैं टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पर वो एक कभी भी ये डायरेक्ट पॉपुलर इलेक्शन जीते ही नहीं थे। इन्हें सोनिया गांधी जब भी जीतती थी, आई मीन सोनिया गांधी अपने किसी भी जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीतती थी और तो बहुत खासा इन्हें सपोर्ट देती थी। और आप सबको आई होप कांग्रेस और इनका बहुत ही खूबसूरत सा एक रिश्ता था, जिस कारण से ये बार बार चुने गए एज प्राइम मिनिस्टर। समटाइम्स ये राज्यसभा के थ्रू एंट्री करके, और ये वैसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के थ्रू बार बार प्रधानमंत्री बना करते थे। ठीक है, सो दीज आर द फैक्ट्स जो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। आगे देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि कौन कौन से लोग अभी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा। आइए देख लेता हूं, आपको बताता हूं। देखिए, संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई के नए गवर्नर बने, 26 गवर्नर बने। अभी मैंने बताया कि मनमोहन सिंह कितने नंबर के गवर्नर थे, याद रखिए आप। फिर कैसे प्रोसेस आता है आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करने का। देन वी हैव वी रामा सुब्रमण्यम साहब, जो कि 9th एनएचआरसी चेयरपर्सन बने हैं। क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज इंक्लूड किए गए हैं एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वो भी आपको याद रखना है। और आपको बतानी भी है कि क्या क्या आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं इसमें। ये हमारा टेस्ट सीरीज है, आप इस नंबर पे एनरोल कर सकते हैं। फिर हम देखें कि 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ट अवे, उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, स्पेशली 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स। फिर आगे देखते हैं हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, 5th फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स है। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल बूम विच इज रनिंग इन आवर कंट्री, वी शुड फोकस ऑन सम ओटीटी अवार्ड्स टू। ठीक है, सो मेरे नजरिए से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है। हालांकि आप अगर बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं तो इसे लेट गो कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। पर एज अ होल अगर आप इस मंथ को रिवाइज कर रहे हैं तो इट्स नेसेसिटी आपको थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ना होगा। काफ़ी अवार्ड्स हैं इस दिसंबर के मंथ में, देखते हैं। बेस्ट फिल्म या वेब ओरिजिनल क्या है, अमर सिंह चमकीला, ये पंजाब के एक गायक थे, उनके ऊपर बनाई गई मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर इम्तियाज अली, अगेन फॉर अमर सिंह चमकीला। बेस्ट एक्टर मेल दिलजीत दोसांझ, अगेन अमर सिंह चमकीला। बेस्ट एक्टर फीमेल करीना कपूर फॉर जाने जा। बेस्ट म्यूजिक एल्बम ए आर रहमान फॉर अमर सिंह चमकीला। बेस्ट फिल्म जाने जा। एंड बेस्ट सीरीज द रेलवे मैन। ठीक है, ये आपको बस याद रखनी है। बहुत ही मेजॉरिटी तो अमर सिंह चमकीला से रिलेटेड है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें पता होंगी। फिर अब देखिए, मारिया विक्टोरिया जुआन फ्रॉम फिलीपींस विंस ऑस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ये हैं मारिया विक्टोरिया जी, ठीक है, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इनको यूएसडी 2.5 लाख, अगर हम ऐसे देखें तो यूएसडी 2.5 लाख, इंटरनेशनल रुपीस में 2 करोड़ इन्हें मिला है एट प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन बेंगलुरु, इंडिया। 2021 में एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल वी इमेजिन एज लाइट और इमेजिन एज लाइट। ये प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में हिस्ट्री क्रिएट हुआ है बाय पायल कपाड़िया, जो कि डायरेक्टर हैं ऑल वी इमेजिन एज लाइट की। इन्होंने सिक्योर किया है 2 नोटेबल नॉमिनेशन, इनको नॉमिनेशन मिला है, अभी अवार्ड नहीं मिली है। ये आने वाले मंथ में मैं आपके साथ क्लैरिटी से बात करूंगा कि क्या क्या इन्हें अवार्ड्स मिले या नहीं मिले, ये नॉमिनेशन कन्वर्ट हुआ अवार्ड में या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना इस मंथ को थोड़ा सा टिंकर करने के बराबर हो जाएगा। सो फैक्ट ये रहती है कि आप इस मंथ में अभी नॉमिनेशन के तौर पे इसे पढ़े। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट इज अ मूवी डायरेक्टेड बाय पायल कपाड़िया। इट हैज गॉट सम गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस, दैट्स द न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं अब 34th व्यास सम्मान। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अवार्ड जो सबको ही याद होनी चाहिए। इस बार 34th व्यास सम्मान किसे मिला है और किस बुक के लिए मिला है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब देखिए, इस बार 34th व्यास सम्मान मिला है सूर्य बालाजी को
इनका नाम सूर्यबाला है, ठीक है। बुक है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ठीक है। वेणु की डायरी नाम की किताब लिखती हैं कौन देश के वासी और सूर्यबाला जी, और उन्हें 34th व्यास सम्मान मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये अवार्ड कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन देता है। It was instituted and constituted in 1991. This is an important information जो आपको याद रखनी चाहिए। कैश प्राइस 4 लाख की होती है, एक साइटेशन होता है, एक प्लाक होता है, ठीक है। 2023 दिया गया था हिंदी राइटर पुष्पा भारती को फॉर 2016 मेमोयर। यादें यादें और यादें, यानी 2024 मिली है सूर्यबाला जी को, 2023 किसे मिली थी, पुष्पा भारती को, ठीक है। कुछ और अवार्ड जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती हैं वो है सरस्वती सम्मान एंड बिहारी पुरस्कार। ये भी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा किनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये हमारे देश का एक बहुत ही नामचीन साहित्य का पुरस्कार है, ठीक है। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि हम सारे लैंग्वेजेस याद करें, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के जो भी नॉमिनेशंस हैं या जो भी अवार्डीज हैं उन्हें हम याद ज़रूर से कर लें, क्योंकि हमारे लिए 3 प्रोमिनेंट भाषाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। इवन अगर आप स्टेट पीसीएस की चीज़ों को भी देखें या फिर ऐसे यूपीएससी को भी देखें, इवन इन सीएपीएफ एग्जामिनेशंस, तो उसके पास एक अच्छा खासा स्कोप है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू पूछने का। वो राजस्थानी वगैरह पूछेगा तो इट कुड बी लिटिल ट्रबलसम फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, सो बेटर है कि हम हिंदी, इंग्लिश और उर्दू पढ़ें, ठीक है। सो दिस इज हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, मैं जब तक आई बाहर। ऑथर कौन है, गगन गिल। गगन गिल के द्वारा लिखा गया बुक मैं जब तक आई बाहर को मिला है हिंदी में साहित्य पुरस्कार, और इंग्लिश में स्पिरिट नाइट्स ईस्टराइन कर इनको मिला है, ठीक है। अब देखिए इंडियन साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 1954 में स्टैब्लिश हुई थी। साहित्य अकादमी एनुअली कन्फर्स द अवार्ड ऑन राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द 24 इंडियन लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी। अब देखिए 1954 में कॉन्स्टिट्यूट हुई, 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, यानी 24 भाषाओं में ये दी जाती है, ठीक है। और अवार्ड ऐसे बुक्स से रिलेटेड होती है जो कि पहली बार पब्लिश हुई है 5 साल के अंदर अंदर में, और ऑथर एंड पोएट विल रिसीव अ प्लाक, उनको एक प्लाक मिलेगा, एक शॉल मिलेगा और 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत। अब देखिए पद्मश्री तबला माइस्ट्रो पंडित स्वपन चौधरी अवार्डेड 2023 नेशनल तानसेन सम्मान। ये हैं पंडित स्वपन चौधरी, इन्हें तानसेन सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। ये न्यूज़ है। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि तानसेन समारोह हर साल ग्वालियर में मनाया जाता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है ग्वालियर में कौन सी मराठा कॉन्फेडरेसी के लोग राज करते थे, ग्वालियर से कौन सी मराठा कॉन्फेडरेसी के लोग राज करते थे। 5 मराठा कॉन्फेडरेसी है, पेशवाई, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, ये सारी चीजें करके 5 मराठा कॉन्फेडरेसी है। मैं 3 और के नाम आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर मैंने बताया तो आप इजीली याद कर लोगे, सो इट्स बेटर आप ग्वालियर से फाइंड कीजिए कि कौन सी मराठा कॉन्फेडरेसी यहाँ से राज करती थी। और एक हिंट ये भी है कि अब भी वो लोग उनके जो वंशज हैं वो बीजेपी सरकार में एक अच्छे खासे मंत्री के तौर पे कार्यरत हैं। सो इट्स बेटर आप याद कीजिए, ठीक है। पंडित स्वपन चौधरी कोलकाता से हैं और इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया 2023 के लिए, और सनद न्यास संस्थान फ्रॉम इंदौर was awarded with the राजा मान सिंह तोमर सम्मान for the year 2023। अभी एक रिलेटेड न्यूज़ है कि सनद न्यास संस्था फ्रॉम इंदौर को राजा मान सिंह तोमर अवार्ड भी मिला गया है इसी इवेंट के दौरान। अब देखिए राम टेम्पल प्रोजेक्ट ऑफ श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या अवार्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बाय ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल।
अब देखिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल को क्या सरोकार है कि वो राम जन्मभूमि के मंदिर को आके अवार्ड दे। अब अगर आप सोचिए तो इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे? जो कंस्ट्रक्शन है राम मंदिर की, जो भी चीजें वहां बन रही हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसकी सेफ्टी, उस स्ट्रक्चर की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने देखा कि जो राम जन्मभूमि का कंस्ट्रक्शन, इट इज क्वाइट 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 अमेजिंग इन इट्स ओन कंस्ट्रक्शन, और बहुत ही ज्यादा सेफ है। फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट वो राम जन्मभूमि को अवार्ड देता है। ठीक है? किस चीज का? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर its safety management, which is given after the British Safety Council conduct an audit of the process and practices and finally does an on-site activity assessment. मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कितनी ज़्यादा मजबूत और सेफ है, for that matter an order and sword of honor is being given to Ram Janmabhoomi Trust by British Safety Council. अब देखिए सबसे पहला कोई अवार्ड हो तो इट बिकम्स अटरली इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स अमेजिंगली इंपॉर्टेंट। आपको वो चीज़ें याद होनी ही चाहिए। पहला चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिया गया है, पहली सीरीज दी गई है, इसे किसान ट्रस्ट ने स्टार्ट किया है। सो बात ये आ जाती है कि ये पहले अवार्ड्स हैं, इनके सारे इंपॉर्टेंट नाम और सारे रेसिपिएंट्स को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ठीक है? पहले कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और जर्नलिज्म, तीन चीज के लिए, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और जर्नलिज्म, तीन चीजों के लिए ये दी जाती है। ठीक है? कलाम रत्न अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू मिसेस नीरजा चौधरी फॉर हर डेडिकेशन टू इंसाइटफुल जर्नलिज्म। सेवा रत्न अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन डॉक्टर राजेंद्र सिंह। Krishak Uttan Award went to Dr. Firoz Hussain for advancing agriculture research and innovation. Kisan Award was bestowed upon Mr. Preetham Singh for his contribution to agricultural excellence. अब इनका नाम important है for state services के examinations, पर अगर आप at the mean time देखें तो important हमारे लिए क्या हो जाता है कि ये चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स है, ये for CAPF एग्जामिनेशन ये किस ट्रस्ट ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज किसान ट्रस्ट। और चौधरी चरण सिंह के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे हमारे कंट्री में, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूं। ठीक है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था ड्यूरिंग विच मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रहे थे 2 बार, 1967, 68, 1970। होम मिनिस्टर 1977, 78 में रहे हैं। डिप्यूटी पीएम रहे हैं 1979 में ड्यूरिंग जनता दल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टरशिप 1979 से 80 तक इनको मिली है। और पहले पीएम थे विद जनता पार्टी, पहले जाट पीएम भी कह सकते हैं। अब इनको जब भारत रत्न मिला ना लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, लास्ट टू लास्ट ईयर जब इन्हें भारत रत्न मिली तो अब आई मीन इतने प्यारी कौम है, इतनी प्यारी कम्युनिटी है जाट कम्युनिटी, इन लोगों ने पूरे सीपी में गुड़ बंटवा दिए। गुड़ मतलब आई मीन अगर आपको पता हो तो उसे हम इन ईस्टर्न यूपी और बिहार एरिया में उसे मीठा भी कहते हैं। सो पूरी की पूरी सीपी में उन लोगों ने मिठाइयों के जगह पे गुड़ बंटवा दिए, क्योंकि गुड़ अगर आप एक मतलब भट्टी से गर्म गुड़ खाते हैं ना, उससे प्यारी मिठाई दुनिया में मुझे नहीं लगती कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता होगी कि गर्म गुड़ कितनी खूबसूरत मिठाई है और कितनी टेस्टी मिठाई है। सो दे एक्चुअली इन देयर ओन ऑ एंड देयर ओन हैप्पीनेस उन्होंने पूरे के पूरे कनॉट प्लेस में गुड़ बंटवा दी। सो दिस इज एन अमेजिंग थिंग अबाउट दिस अमेजिंग कम्युनिटी। सो जब पहली बार ये पहले जाट पीएम है हमारे कंट्री के, और शॉर्टेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस पीएम है जो कि 170 दिन तक सर्व किए थे, रिजाइन कर दिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के पहले ही। इनके बर्थ एनिवर्सरी 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और दिल्ली के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, फॉर्मली पहले आईजीआई टर्मिनल 2 कहते थे इसको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बुलाया जाता है। अब हमारे पास जो थर्ड सेगमेंट है दैट इज स्पोर्ट्स। पहला था पर्सन इन न्यूज, सेकंड है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, थर्ड इज स्पोर्ट्स। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ठीक है?
अब ये क्या है, ये ऑनररी मेंबरशिप है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूशन को लेके मेलबर्न के क्रिकेट क्लब में आप मेंबर बन जाते हो। और सचिन तेंदुलकर की क्या कंट्रीब्यूशन है वो मैंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि आई मीन दिस कंट्री सेलिब्रेट्स क्रिकेट एज अ फेस्टिवल, और फेस्टिवल्स में जो सबसे बड़े भगवान हैं क्रिकेट के वो हैं सचिन तेंदुलकर। तो किसी ने आज तक राम जी की क्वालिफिकेशंस नहीं पूछी और उनकी कंट्रीब्यूशंस नहीं पूछी, तो प्रोबेबली सचिन तेंदुलकर की भी कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये भ्राताश्री और ये दीदी जी को मिला है। पहला, स्पेन फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 विनर आइटाना बोनमाटी, अब इनका जो भी नाम है आइटाना इनको बुलाते हैं, आइटाना बोनमाटी। आई होप जो बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं या देखते हैं उन्हें पता होगा। और ब्राज़ील की विनीसियस जूनियर, आई मीन मतलब मैंने गलत बता दिया, नाम कंफ्यूजन हो गया। आई मीन इनके नेम्स में आपको फीमेल और मेल पता नहीं लगता, आई एम सॉरी गाइस। सो जो आइटाना बोनमाटी हैं वो हैं ये दीदी आइटाना बोनमाटी। ठीक है, लेट मी चेंज द पॉइंटर फॉर अ वाइल। ये हैं आइटाना बोनमाटी और भ्राताश्री ये हैं विनीसियस जूनियर, विनीसियस जूनियर। ठीक है, इनको फीफा मेंस प्लेयर एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024 सेरेमनी में मिला है, दोहा कतर में हुआ था। और ये दीदी जो है हमारी आइटाना बोनमाटी, ये स्पेन की हैं और ये भाई साहब ब्राजील के हैं। इन दोनों को अवार्ड्स मिले हैं। जय शाह, हमारे स्क्रिप्ट राइटर भैया, हमारा मोटा भाई, आई मीन बहुत ही मतलब बहुत ही धाकड़ और फायर ब्रांड बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं ये, और अब आईसीसी के चेयरमैन है। और हमेशा हम कहते हैं कि पाकिस्तान बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीसी उसके लिए काल साबित होगा इनका कार्यकाल, क्योंकि दे आर गोइंग टू टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। उनकी ये जो नापाक हरकतें हैं, और एज वी से कि क्रिकेट और खून दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आई मीन जिस तरीके से उन लोगों ने एक कायराना हरकत की पहलगाम में, सो वो सारी चीज़ें एक साइड होती रहें और क्रिकेट एक साइड होती रहें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो प्रोबेबली देयर इज़ अ टॉक गोइंग ऑन दैट हम लोग आने वाले वो सारे इवेंट्स नहीं खेलेंगे जिसमें पाकिस्तान वुड बी अ क्रिकेटिंग टीम। सो दिस कुड बी अ ग्रेट वेलकमिंग स्टेप जिसमें आईसीसी इज़ अ पिवटल पिवटल व्हाट वी से पिवटल अथॉरिटी। सो वहाँ पे हमारा एक पिवटल इंसान भी बैठा है, दैट इज़ मोटा भाई। ठीक है, हमारे जय शाह साहब जो कि आईसीसी के नए चेयरपर्सन बनेंगे, आई मीन बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, पहले ये एशियन क्रिकेट काउंसिल में थे तो वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी कार्यकाल रही थी। नेक्स्ट देखिए हमारे डी गुकेश, दोमा राजू गुकेश। आजकल ये बहुत ही इनके सितारे बुलंद हैं। ये एक ऑलमोस्ट चेस प्रॉडिजी है हमारे कंट्री के, बहुत ही खूबसूरत चेस खेलने का इनका पैटर्न है। और एट प्रेजेंट हमारी जो इंडियन क्रिकेट आई मीन इंडियन चेस टीम है, क्रिकेट बोल रहा हूँ मैं, आई मीन इट्स अ डिफॉल्ट थिंग। सो हमारी जो चेस टीम है इंडिया की, बोथ इन मेल एंड फीमेल ग्रुप, बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं और वो लोग बहुत सारे चैंपियनशिप्स जीत रहे हैं। And this was a great news that influenced even UPSC to create a question in UPSC CSE Prelims 2025. So this could be a reason that D. Gukesh becomes youngest world chess champion by beating Ding Liren. अब यहाँ पे क्या होता है कि डिंग लिरेन इज अ प्लेयर फ्रॉम चाइना जो कि हारा बाय गुकेश। और जो मैग्नस कार्लसन साहब हैं वो यहाँ पे खेले ही नहीं थे। और अगर आज के दिन में अगर आप देखें तो डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को भी हरा दिया है इन अ क्लासिक चेस चैंपियनशिप। और यू मस्ट हैव सीन दैट रील जहाँ पे एक टेबल थंप आया फ्रॉम मैग्नस कार्लसन आफ्टर टेस्टिंग द डिफीट। सो वो एक बहुत ही भयंकर टेबल थंप था। सो डेफिनेटली आपको वो रील्स देखने चाहिए दैट हाउ रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन इज फेसिंग अ डिफीट फ्रॉम अ किड लाइक गुकेश। ठीक है, सो इन्होंने ये 18 साल के हैं, फ्रॉम चेन्नई। ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड हेल्ड बाय गैरी कैस्परोव फॉर द नियरली 4 decades
This was the first ever World Championship match contested by two Asian countries, that is Ding Liren from China and Gukesh from India. ठीक है. Vishwanathan Anand, who is now a mentor for Gukesh, was the first and Ding Liren the second. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, SM80 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई जीत चुकी है. ठीक है. तमिलनाडु सबसे रिकॉर्ड 3 विन्स का उसके पास टाइटल है तमिलनाडु के पास, और मुंबई की ये सेकंड टाइटल है. ठीक है. इंडिया की प्रीमियर डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है. SM80 इज अ T20 फॉर्मेट टूर्नामेंट. ठीक है. यहाँ पे T20 खेली जाती है. शम्मी सिल्वा टेक्स ओवर एज ACC प्रेसिडेंट. अब मैंने आपको बताया था कि हमारे मोटा भाई ACC के प्रेसिडेंट रह चुके थे. सो सिमिलरली जब उन्होंने अपनी चीज़ें वैकेंट करी, अपनी BCCI की चेयरमैनशिप छोड़ी और ACC की चेयरमैनशिप छोड़ी फॉर बीइंग अ चेयरमैन इन ICC, सो कोई तो वहाँ पे उसे फिल इन करेगा. सो ये सिल्वा साहब, इन्होंने उसे एशियन क्रिकेट चैम्पियनशिप, एशियन क्रिकेट काउंसिल को के चेयरपर्सन के रूप में फिल इन किया है. ठीक है. ये हैं, देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट की केक भी काट रहे हैं बेचारे. ठीक है. दिस इज द न्यूज़. कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चैंपियन हैं. कोनेरू हम्पी ये भी बहुत ही प्यारा चेस खेलती हैं, और स्पेशली एज वी से कि इनकी बहुत ही अच्छी एबिलिटी है टू प्ले द रैपिड चेस टूर्नामेंट्स. ये रैपिड चेस में बहुत ही अच्छा कर रही हैं. सो कोनेरू हम्पी अभी एट दिस प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की विमेन चैंपियन है. न्यू दिल्ली पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होल्ड करेगा. ये चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, पर हम लोग ये चीज़ें सितंबर अक्टूबर 2025 में होंगी. हम लोग अभी जून में खड़े हैं, तो ये सितंबर 2025 में ये इवेंट होने वाली है दिल्ली में, और इंडिया होल्ड करेगा पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2025. ये हमारा न्यूज़ है. और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अगर JLN स्टेडियम मेट्रो आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जहाँ पे इवेंट कराई जाएगी. ठीक है. बिहार ने अभी अभी कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 होस्ट किया है. ऑलरेडी इवेंट हो चुकी है एट प्रेजेंट, और राजगीर की एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे इवेंट हुई है. ठीक है. सो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, पर हम लोग एक पोस्टमार्टम करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं. सो इट्स बेटर टू नो दैट कि ये सारे इवेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. टोटल 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग इंडिया, कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड एटसेट्रा. और बिहार जो है ये दूसरी बार वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप होल्ड कर रहा है. पहले 2015 में भी पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई थी. अब हमारी जो आ जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, डिफेंस. यहाँ पे हमें एक्सरसाइजेज देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत डिफरेंट न्यू इक्विपमेंट्स जो हम लोगों ने खरीदे हैं, या नए जहाज़ हमने इंडक्ट किया, या फिर कोई कॉर्वेट या शिप हम लोगों ने इंडक्ट किया है, उसके अच्छे खासे न्यूज़ हमें देखने को डिफेंस में मिल जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट न्यूज़ इज हियर. एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड नेपाल आर्मी इज देयर, जहाँ पे गोरखा राइफल्स के 11th बटालियन ने नेपाल के काउंटर पार्ट के साथ स्वीजुंग बटालियन के साथ सूर्य किरण में पार्टिसिपेट किया. ये कहाँ पे हुई? सालझंडी, नेपाल में ये इवेंट इस बार हुई है. तो हमें वेन्यू याद होनी चाहिए, हमें एडिशन याद होना चाहिए. एडिशन है 18th और वेन्यू है सालझंडी, नेपाल. 11वीं गोरखा राइफल ने नेपाल के रेजिमेंट के साथ ये इवेंट करी है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, जिसका नाम है सूर्य किरण. ये 2011 से ये इवेंट कराई जा रही है. सिनबैक्स क्या है कि कंबोडिया के साथ इंडिया की एक नई मिलिट्री एक्सरसाइज की पहली ही एडिशन हुई है. टेबल टॉप एक्सरसाइज है सिनबैक्स. देखिए उसकी ये पिक्चर है, कितनी खूबसूरत सी पिक्चर है, जहाँ पे इंडियन और कंबोडियन आर्मी के लोग बैठे हुए हैं. थोड़ा सा कंबोडिया के मैप को हम देख लेते हैं, कंबोडिया आखिर है कहाँ पे. दिस इज बर्मा, दैट इज म्यांमार. ठीक है. पहला ये रही वियतनाम. ठीक है.
ये रही लाओस, ठीक है, ये है थाईलैंड, ठीक है, ये है चाइना। अब आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रहा है, कंबोडिया। इसकी राजधानी है फ्नोम पेन। फ्नोम पेन, आई मीन थोड़ी सी टंग ट्विस्टर तो है हमारे लिए, फ्नोम पेन। ये है मलेशिया एट द बॉटम, ठीक है। सो मैंने आपको लोकेट करा दिया ये मैप पे ऑलरेडी, आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट हरिमो शक्ति हमने मलेशिया के साथ करी है, अभी मैंने आपको मलेशिया बताई वहां पे नीचे, ठीक है। तो हरिमो शक्ति हमने अभी मलेशिया के साथ करी है। 4th एडिशन हरिमो शक्ति इवेंट 2024 में हुई थी, बायलैटरल एक्सरसाइज है। कहां हुई है, बेंटोंग कैंप, कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, जहां पे ये इवेंट हुई है, बेंटोंग कैंप में। Maha Regiment from India joined 123 personnel from Royal Malaysian Regiment। और ये इवेंट 2023 में जब हुई थी तो ये उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय में हुई थी, भारत में। लेकिन इस बार बेंटोंग कैंप कुआलालंपुर में हरिमो शक्ति का 4th एडिशन हुआ है। अब 2 INS है, इंडियन नेवल शिप, 2 इंडक्ट किए गए थे 2 दिसंबर के महीने में। मैंने दोनों को यहाँ लगा दिया है, मैं हट जाता हूं, आप एक बार देख सकते हो कि दोनों कितने इंपॉर्टेंट शिप्स हैं, ठीक है। पहला INS तुशील है और दूसरा INS निर्देशक है। राजनाथ सिंह ने कमीशन किया था स्टील्स फ्रिगेट। स्टील्स क्यों है, क्योंकि ये रडार पे नहीं आता। INS तुशील इनटू इंडियन नेवी एट यंतर शिपयार्ड रशिया, ठीक है। रशिया के यंतर शिपयार्ड में उन्होंने पहली बार इंडक्ट किया, कमीशन किया इसे। ये तलवार क्लास की फ्रिगेट है। तलवार क्लास क्यों बोलते हैं, कोई भी अगर नाम हो ऐसे तलवार क्लास, स्कॉर्पियन क्लास, ये क्यों है, क्योंकि ये पहला जहाज, अगर पहला INS बना और उसका नाम तलवार रख दिया गया, और सेम मॉडल के डिफरेंट गाड़ियां अगर बनाई जाए तो उसे तलवार 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 मॉडल ही कहेंगे, ठीक है। सेम मॉडल की डिफरेंट गाड़ी समझ लीजिए आप, ठीक है। सिमिलरली INS निर्देशक ये भी कमीशन किया गया एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। ये शिप जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स के द्वारा बनवाया गया, जो कि कोलकाता की एक कंपनी है। सेकंड शिप है, सर्वे वेसल है, एक तरीके से INS निर्देशक है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक सर्वे वेसल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया और श्रीलंका की स्लेनिक्स एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, 2024। ये हुई है ईस्टर्न नेवल कमांड के अंतर्गत विशाखापट्टनम कोस्ट पे, ठीक है। कुछ बड़ी न्यूज है नहीं, आपको बस याद रखनी होगी। प्रेसिडेंट कलर दी गई है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को, ठीक है। 1970 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ जानना है नहीं हमें। व्हाट इज संपर्क 4.0 इनिशिएटिव, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जो भी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, एक तरीके का संपर्क 4.0, इसमें एक आउटरीच इनिशिएटिव चलाएगी। जो भी नेवी है वो बैठ के एक आउटरीच इनिशिएटिव चलाएगी, जिसमें जो भी पुराने लोग हैं या जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनको आप इनटू कंसिडरेशन लेते हैं और उनको अच्छी खासी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ज़्यादा न्यूज़ इसमें है नहीं, तो बेसिकली हम देखते हैं, सीधे फोकस करते हैं। इसरो की PSLV C60 ने स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया। मैंने ये नवंबर के भी वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। एक्चुअली क्या है, स्पेस में डॉकिंग करनी है। अगर एक जहाज को, आई मीन एक सैटेलाइट को उड़ा दिए हैं ऑलरेडी हमने, आई मीन अगर आप ऐसे देखें तो एक सैटेलाइट अगर ऑलरेडी उड़ चुकी है, आई मीन मैं लेट मी चेंज द कलर, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर ये अर्थ की होराइजन है और यहाँ पे एक सैटेलाइट उड़ गई है ऑलरेडी, दूसरी सैटेलाइट यहाँ है, ये दोनों को अगर डॉक किया जाए या इन दोनों को एक खास फॉर्मेशन में उड़ाया जाए तो उसको कहते हैं डॉकिंग। कोई भी फॉर्मेशन हो सकता है, एक घूम रहा है उसके साथ दूसरा भी घूमने लगा, एक गया उसके साथ फिट हो गया, कोई भी फॉर्मेशन हो सकता है, पर वो फॉर्मेशन ही डॉकिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये स्पैडेक्स मिशन क्या है कि हमने डॉकिंग को दर्शाया है। ये डॉकिंग क्या है कि एक चीज दूसरे के फॉर्मेशन में उड़ सकती है, ठीक है। दिस स्पैडेक्स मिशन इज एन एसेंशियल मिशन फॉर
other upcoming missions like Gaganyaan and all these, यहाँ पे इसी टेक्निक की यूज करके हम बहुत सारे नए सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएंगे एज अ काइंड ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म टू लॉन्च न्यू सैटेलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नासा का पार्कर सोलर प्रोब है। हालांकि 2018 में लॉन्च किया गया था ये अपना प्रोब भाई, पर बात ये आ गया कि इसने अब बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस चालू कर दिए हैं। ये लगभग एकदम कोरोना में पहुंच गया। अब सन का कोरोना क्या होता है मैं आपको समझा दूं। आई मीन अगर आप ऐसे सन को देखेंगे तो सन की जो आउटर सर्विस है जहाँ पे बहुत सा हीट एक्सचेंज होते रहता है, दैट इज कोरोना। ठीक है, इसका कोर भी होगा, सन का कोर भी होगा, आउटर सरफेस भी होगा। आउटर सरफेस पे कोरोना है और उससे बहुत सारे कोरोनल इजेक्शन निकलते रहते हैं, बहुत सारी रेडियो एक्टिव सोलर फ्लेयर्स निकलते रहते हैं। ठीक है, सो ये आउटर लेयर जो होती है सन की, दैट इज कोरोना, और वहां तक पार्कर प्रोब कितनी बार एंटर कर चुका है, 930 डिग्री सेल्सियस पे एंटर करने का लगभग क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट बन गया है पार्कर प्रोब, जो कि सन से क्लोजेस्ट जाने वाला एक ऑब्जेक्ट बन गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें बताए हैं, ये इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये याद करनी नहीं है, मैंने आपको एक ग्राफिक डाल लिए सो दैट आपको पता चल जाए। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेनाका पावर एक नई ड्रग खोजी गई है। जैसा हम जानते थे कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV की अभी तक कोई खास दवाई नहीं आई थी, कोई खास इंजेक्शन और इवन वैक्सीनेशन नहीं आई थी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बैठ के इस पर रिसर्च कर रहे थे एंड फाइनली वी हैव गॉट अ वंडर ड्रग विच इज कॉल्ड एज लेनाका पावर। ये सन लेंका के नाम से अभी ब्रांड की गई है, क्योंकि लेनाका पावर जो है ये एक ड्रग है, ड्रग की कॉम्पोजिशन है, पर इसकी ब्रांडिंग नेम है सन लेंका। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, कैप्सिड इनहिबिटर है। किसी भी वायरस के ना, अगर ये वायरस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, या जीन या डीएनए जो भी कह लो, डीएनए कह लो या आरएनए कह लो, तो इसके चारों तरफ ना एक प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन का कोट होता है। इस कोट को कहते हैं हम कैप्सिड। इसी कैप्सिड को इनहिबिट करने के लिए काम करता है लेनाका पावर। इस कैप्सिड को इनहिबिट करता है और HIV को खत्म करने में मदद करता है। ठीक है, सो साल भर में इसके 2 डोजेस देने पड़ते हैं, ये उतना डेटा याद करना नहीं है, पर ये याद रखिए कैप्सिड इनहिबिटिंग का एक टेक्निक है जो लेनाका पावर के थ्रू विकसित किया गया है और उसको सनलेंका के नाम से अभी कमर्शियलाइज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ICAR ने, ठीक है, एक नई जिंजर वैरायटी डेवलप करी है जिसका नाम है IISR सुरासा। ये वो जिंजर की वैरायटी है। ठीक है, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च केरला, दैट इज केरला और ICAR दोनों ने मिलके, IISR केरला और प्लस ICAR ने मिलके IISR सुरासा लॉन्च करी है। इसे की फीचर्स क्या है, एसेंशियल ऑयल्स में इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, पोलियो रीजन्स थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका एरोमा बहुत अच्छा होता है इस अदरक का। पाइथियम रॉट, सॉफ्ट रॉट से बचा सकता है, यानी रेजिस्टेंट है, थोड़ा हाइयर ईल्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड आता है, और दोनों फ्रेश यूज़ और प्रोसेसिंग, ड्राई वेट, जिस तरीके से आप यूज़ करो उसके लिए बेटर सब्स्टिट्यूट है। कहा था मैंने कि ज़्यादा न्यूज़ है नहीं साइंस एंड टेक के, तो एनवायरनमेंट पे हम फोकस करेंगे। एनवायरनमेंट देखते हैं, इसमें बहुत सारी न्यूज़ है नहीं। राटा पानी जो है वो 56 टाइगर रिजर्व बन गया है हमारे कंट्री का, और हालांकि अब तक 57 टाइगर रिजर्व 57 टाइगर रिजर्व बन गया है राटा पानी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जो भी टाइगर्स है वो मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए हैं, और इसके अलावा अभी ये 8th टाइगर रिजर्व है ऑफ मध्य प्रदेश और 57th ऑफ इंडिया। इंडिया के केस में 57वां और मध्य प्रदेश के केस में 8वां। ठीक है, नेक्स्ट ये पूरी की पूरी टाइगर रिजर्व की लिस्ट मैंने अपलोड कर दी है इस पे। अब मैं आपको एक एक बैठ के समझाऊंगा नहीं, आपको इसमें लगभग आपको सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स मिल जाएंगे, सब बहुत ही डेडिकेटेड वे में। इस तरीके थोड़ा छोटा भी हो गया ये,
आपको आराम से इसे बैठ के पढ़ना भी है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश का मैं आपको बता दूं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी, ये 6 यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको 7वां 8वां मिल जाएगा। ये थोड़ी सी ओल्ड मैप है, पर फिर भी आपको बहुत सारे टाइगर रिजर्व के जो लोकेशंस हैं एट प्रेजेंट, वो सब कुछ आपको इस पे मिल जाएंगे। तो आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है और डेफिनेटली पढ़ना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए मैप। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि संकल्प टेस्ट सीरीज में एनरोल करें तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 8743905050, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पीसीज डिस्कवर हुए हैं। कोइमा नाम का एक मछली डिस्कवर हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। राओ चेस्टस असकग्रेंसिस एक नई फ्रॉग स्पीसीज डिस्कवर हुई है मेघालय के इमानस्कागरे कम्युनिटी रिजर्व के अंदर, ठीक है। नए 5 स्पीसीज मिले हमें डार्विन वॉस्प के, ठीक है। पाल्पायर्स कॉन्ट्रेरियस नई एंटीलियन स्पीसीज मिली है, ठीक है। एंट लायन स्पीसीज या एंटीलियन स्पीसीज बोलते हैं इसे हम, ठीक है, तमिलनाडु में मिली थी। इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे हम। COP16 UNCCD का, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। अब ये इतनी बड़ी समस्या है क्यों कि इस पे भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चलानी पड़ी हमारे वर्ल्ड को। देखिए जहां भी डिजर्टिफिकेशन होगा तो प्रोबेबली वहां की वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, दैट लैंड वुड बी रेंडर्ड फैलो, ठीक है, वो बर्बाद हो जाएगा लैंड, उसकी फर्टिलिटी खत्म, उसकी डिजर्टिफिकेशन हो चुकी है, वो आपको अन्न नहीं देगा। इस तरीके से अगर ये प्रोसेस चलती रही तो एट अ टाइम, एक टाइम पे ऐसी चीजें होंगी कि आपके पास जमीन ही नहीं बच जाएगा, फर्टाइल लैंड ही नहीं बच जाएगा फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द ग्लोब। तो ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, इसलिए वर्ल्ड इज ट्राइंग टू कम्बैट दिस डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके लिए रियाद में सऊदी अरबिया में थीम आवर लैंड के साथ और आवर फ्यूचर के साथ ये 16 सेशन चालू हुआ था दिसंबर में। इंडिया यहाँ पे जाके ज्वाइन किया था, जिसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने, ठीक है, जो कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को वहां प्रपोज करेंगे। थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं। बहुत ही रफ में मैप बना रहा हूं आपको, ठीक है। जो भी यहां पे है अरावली, ठीक है, जो कि दिल्ली तक आती है। अरावली के चारों ओर, सो दैट इसकी डिजर्ट एक्सटेंड ना करे टुवर्ड्स दिस एरिया, ठीक है, इसके पास हम एक ग्रीन वॉल लगाएंगे। ग्रीन वॉल क्या है? एक सीरीज ऑफ ट्रीज है जो कि डेवलप होने के बाद जो डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसे डी एक्सेलरेट करेंगी और इधर टुवर्ड्स मेन लैंड ऑफ इंडिया वो इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट करेंगे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, जो कि कहाँ कहाँ मतलब उसके एक्सटेंशंस होंगे, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, UNCCD जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। अगेन मैंने आपसे लैंड मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली, कैसे ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेन रॉट नया ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है। इसका मतलब होता है सपोज डिटेरियोरेशन ऑफ अ पर्सन्स मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट। अब देखिए क्या है कि हम लोग इतना सारा फ़ोन यूज़ करते हैं, इतनी सारी चीज़ों में डिसइल्यूजन्ड हैं और बहुत ज़्यादा इल्यूजन्ड भी हैं समटाइम्स। तो ये हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी टू थिंक एंड टू रीजन समथिंग, इसको डिक्रीज कर रहा है, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ब्रेन रॉट, जो कि एक ऑक्सफोर्ड वर्ड चुनी गई है इस बार। अब ये वर्ड चुनने की प्रथा क्या है? दिस इज जस्ट फोकसिंग ऑन सम न्यू एंड न्यू ट्रेंड और न्यू इश्यूज विच इज अराइजिंग इन सोसाइटी एट दैट टाइम। तो हर साल ऐसा कोई वर्ड है जो कि बहुत बार यूज होता है या फिर इन एसेंस इट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो ये इंडस्ट्रीज हैं जो जो ये डिक्शनरीज हैं, नॉट इंडस्ट्रीज, जो उनको वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब देते हैं। ब्रेन रॉट ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को एक नया वर्ड माना है।
नया वर्ड क्या, आई मीन इम्पॉर्टेंट वर्ड माना है फॉर द ईयर ऑफ 2024। एंड हार्पर कॉलिंस ने जो है वो ब्रैट को एक वर्ड माना है जो कि पॉपुलर वर्ड ऑफ 2024 है। अब ब्रैट क्या है, आर्मी ब्रैट, क्रिकेट ब्रैट, बैट नहीं ब्रैट, जो वैसे लोग, द कोहर्ट ऑफ द पीपल, ये कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नाउ 21 दिसंबर जो कि विंटर सॉल्स्टिस है। विंटर सॉल्स्टिस है ये, जो कि उत्तरायण भी कहते हैं, जहाँ से उत्तरायण चालू होने लगता है हमारे कंट्री में। इसको योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा यूएन ने कहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज सॉल्स्टिस एंड व्हाट इज इक्विनॉक्स। आइए थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आई मीन दिस इज एन अनदर करंट अफेयर्स, पर यहाँ थोड़ा सा मैं जगह लेता हूँ और आपसे बात करता हूँ, ठीक है। क्या है कि दिस इज अर्थ काइंड ऑफ जियोइड इन शेप। आई मीन थोड़ा सा गंदा बन गया, सॉरी गाइस। तो दिस इज अर्थ काइंड ऑफ जियोइड इन शेप, ठीक है। पहले ये अर्थ हमने देख लिया। दो तीन चीजें हैं, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में हमारा रह गया इक्वेटर। थोड़े डिस्टेंसेस पे अगर नहीं जाएंगे तो आप अच्छा समझ पाएंगे। ये बस इस चीज के लिए है कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए, ठीक है। मैं कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहता हूँ। क्या है कि अगर आपने इक्वेटर को स्टार्ट मान लिया, ठीक है, दिस इज इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स नंबर 1 है। यहां से बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन जो सन का फोकस होगा, सन के पास को अगर ट्रेस किया जाए तो देखिए क्या होगा। इट वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, वो जाएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर इट वुड कम बैक टू इक्वेटर, फिर इट वुड गो लाइक दिस टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन अगेन गो बैक टू इक्वेटर। तो ये इक्विनॉक्स 1 है, अगेन ये इक्विनॉक्स 1 है क्योंकि नीचे से ऊपर आया। दिस इज इक्विनॉक्स 2, दिस इज सोल्स्टिस 1, this is solstice 2, and this is called as solstice 2 और winter solstice, जो कि 21 दिसंबर को होती है। और यहां से सन जो है ये उत्तर के तरफ जाता है, उत्तर, दैट इज नॉर्थ के तरफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज उत्तरायण। और ये S2 ही है 21 दिसंबर, ठीक है। दिस इक्विनॉक्स इज 23rd September, दिस इज 21st जून जिसमें सॉल्स्टिस 1 है, एंड दिस इज 21st ऑफ जनवरी, सॉरी 22nd ऑफ मार्च, नॉट जनवरी, 22nd ऑफ मार्च। यानी 22nd मार्च से चालू होकर 21st जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, देन इट कम्स बैक टू 23rd सितंबर ऑन इक्विनॉक्स अगेन, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटम इक्विनॉक्स। ये वर्नल इक्विनॉक्स होता है। और ये S2 जो है दैट इज विंटर सॉल्स्टिस, और उत्तरायण वहां से चालू हो जाती हैं चीजें क्योंकि उत्तर की तरफ सन जाने लगता है इस पॉइंट से। लेट मी चेंज द पॉइंटर अगेन। इस पॉइंट से सन वापस से उत्तर की तरफ जाने लगता है, दिस इज कॉल्ड उत्तरायण। और यहाँ से सन जो है यहाँ आने के बाद यहाँ से इधर आने लगता है टुवर्ड्स दक्षिण, तो इसको दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। नेटुम्बो नांडी नाइतवा, आई मीन इट्स अ टंग ट्विस्टर अगेन। ये नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। ये हैं हमारी आंटी जी जो नई प्रेसिडेंट बनी है। आई होप सब इनका नाम याद रखेंगे, बहुत अजीब सा नाम है बट हमें याद तो रखना पड़ेगा। ये है नामीबिया, ये है बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। जो भी क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा कि दिस इज अफ्रीका, और अफ्रीका के नॉर्थ में नामीबिया है। और नामीबिया ऑलमोस्ट इट हैज अ ग्रेट बाउंड्री विद अटलांटिक ओशन। वेस्टर्न अफ्रीका का इलाका है इनका, ठीक है। नामिब डेजर्ट भी है एक, जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। इसकी कैपिटल विंडहॉक है, यहीं पे है ये विंडहॉक जगह, मैं आपको दिखाता हूं। ये रही कैपिटल विंडहॉक, ठीक है। और इसकी करेंसी जो है नामीबियन डॉलर है। नगोंजी ओकोंजो इवेला अगेन DG ऑफ WTO बन गई हैं, ठीक है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मराकेश ट्रीटी 1995 1 जनवरी को बना था। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर अगेन, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। उसकी ये अगेन डीजी अपॉइंट की गई है, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई है नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। नए इसको फिर से इनको 4 साल का टर्म मिला है और 2025 से इनका शुरू होगा ये चौथा 4 साल का फिर से जो टर्म मिला है। और ये पहली अफ्रीकन है जो कि WTO को लीड कर रही है, काफी दिमागदार आंटी है हमारी। और ये अगेन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और सुनहरा मौका है। कल से दैट इज 8 जून से ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं, आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगेन वी हैव मोल्डोवा। मोल्डोवा 105th कंट्री बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट करने वाला 105th कंट्री है मोल्डोवा। और आर्मेनिया जो है वो 104th कंट्री है। अब आपको क्या बताना है कि व्हाट इज दिस वन सन वन ग्रिड वन अर्थ या वन वर्ल्ड इनिशिएटिव, पहला। एंड सेकेंडली ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको डेफिनेटली बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट सब में हमने आपको इंक्लूड तो कर दिया मैप, आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दिस इज मोल्डोवा जिसकी बाउंड्री यूक्रेन और रोमानिया के बीच में पड़ता है वो। इट इज नॉट अ सी फेसिंग कंट्री। नेक्स्ट वी हैव नेशनल न्यूज। कुछ ज्यादा न्यूज है नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी अभी हटाई है सेंटर ने। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है कि पहले बच्चे ना थोड़ा अच्छे से पढ़ते नहीं थे एंड दे वर गेटिंग प्रमोटेड इन 5th क्लास 8th क्लास में, यानी क्लास 5th में और क्लास 8th में वो डेफिनेटली प्रमोट हुआ करते थे। वो अगर कितना भी खराब मार्क्स ले आए तो वो 9th में चले ही जाते थे। बट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द kind of literacy quality and kind of the quality which we are producing our children with, उनकी जो रीडिंग एबिलिटी और राइटिंग एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई जा रही है बिकॉज ऑफ दिस डिटेंशन पॉलिसी। क्योंकि बच्चों को डिटेन कर लिया जाता था, उन्हें ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया था। बीइंग वर्स्ट स्टूडेंट भी है वो भी प्रमोट होगा। तो ये पॉलिसी जो थी वो गवर्नमेंट ने वापस ले ली है, ठीक है। और ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी 2009 में अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी कि स्कूल ड्रॉप आउट्स ना हो, ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाती थी। लेकिन अब इस चीज़ को बंद कर दिया गया है और क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने भी इसे रिकमेंड किया कि इसकी कोई फ्रूटफुल चीज़ें रिटर्न में हमें मिल नहीं रही है। संरक्षा ऐप लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने पैसेंजर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि इसमें रिपोर्ट्स मिलेंगे और डैशबोर्ड्स पे हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फीचर्स मिल जाएंगे। यूज़र का सर्टिफिकेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट सुपरवाइजरी काउंसलिंग हो सकती है, हेल्प एंड फीडबैक मिलेगा, क्वेश्चन आए बेस्ड असेसमेंट होगा और एक एक्यूरेट ट्रस्टवर्दी कंटेंट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे AI का भी यूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड एन इंटेलिजेंट, इफेक्टिव एंड स्केलेबल सिस्टम टू केटर टू द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़। रेलवे एम्प्लॉयज़ को भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये ऐप यूज़ की जाएगी। आगे देखिए, पंबन ब्रिज को प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं, बट दिस इज न्यूज ऑफ दिसंबर। ये पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा हमारे कंट्री का जहां पे दिस प्लेटफॉर्म इज गेट्स ओपन्ड इन वर्टिकल मोशन ऐसे टू पास लार्जर शिप्स, ठीक है। तमिलनाडु में है, पैरेलल टू द ओल्ड पंबन ब्रिज। ओल्ड पंबन ब्रिज के बगल में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चरस्क है, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही प्यारी जगह पे बनी हुई है। नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ई-माप इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। लीगल मेट्रोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, पर इससे क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा और कॉम्प्लायंस विथ मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स। दैट इज, मेट्रोलॉजी क्या है कि आपको अगर 1 kg सामान है तो वो 1000 ग्राम मिल ही रहा है, इसकी क्या गारंटी है। अगर गवर्नमेंट उसे बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो ना कराए तो ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, इट कैन ऑल्सो गिव 800 ग्राम। वो अपने जो तराजू है उसमें जो वजन रखता है वो गलत भी तो रख सकता है ना। तो फॉर दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ई-माप। क्या क्या होती है और लीगल मेट्रोलॉजी क्या है
मेजरमेंट और कैसे एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी लाई जाती है, ये सब चीज़ का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इकॉनमी में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं दिसंबर में, ऑलमोस्ट ईयर एंड था तो सब कोई सो रहे थे, ठीक है। सो आरबीआई ने एक म्यूल हंटर एआई लाया है। आरबीआई म्यूल हंटर क्या है कि इट्स काइंड ऑफ एन एआई जो टेस्ट करता है कि कौन कौन म्यूल की तरह रन कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्रॉड को पहले उजागर करेगा, पहली बात, ठीक है। और ये डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा बैंकिंग फ्रॉड, पर्टिकुलरली मनी म्यूल अकाउंट यूज फॉर लॉन्ड्रिंग इलिसिट फंड्स। मनी लॉन्ड्रिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है हम जैसे कंट्रीज में। तो इलिसिट फंड्स जो भी है ना, उसको इकट्ठा करना या उसको उसके बारे में फ्रॉड की जानकारी रखना, ये म्यूल एआई हंटर है जो कि सर्च करेगा डिफरेंट अकाउंट्स को और उन्हें कैटेगराइज करेगा एज अ म्यूल अकाउंट, ठीक है। फीचर क्या है मनी म्यूल का? एक पर्सन या अकाउंट जो कि यूज करता है, जो कि यूज किया जाता है बाय फ्रॉडस्टर टू ट्रांसफर स्टोलन मनी। जो भी पैसा छुपाया गया या चोरी किया गया किसी के अकाउंट से, उस चीज़ को चोरी करके और किसी और ऐप के थ्रू उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है या उसे ट्रांसफ़र किया जाता है इन डिफरेंट अकाउंट्स और हवाला अकाउंट्स। तो वो जो अकाउंट यूज़ किया गया वो या वो पर्सन म्यूल कहलाता है, खच्चर कहलाता है। खच्चर क्या है? आई मीन खच्चर एक ट्रांसजेनिक एनिमल है जो कि सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से दीज काइंड ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड एज म्यूल, क्योंकि ये चुराए हुए पैसे ढोने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उस समस्या को केटर कर पाएगा आरबीआई यूजिंग म्यूल हंटर एआई, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के अंतर्गत बना है ये आप बताएंगे, और इसका स्ट्रक्चर क्या है ये आप बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ कि जीएसटी जो है वो एड वॉल्यूम टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि लेवी होता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। थोड़ा बहुत है मोहित मिनरल केस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट 55th जीएसटी काउंसिल आई है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अपडेट्स आए हैं थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे, एक सरसरी निगाह से आप रीडिंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि किस पे कितने % लगाए गए। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया बुक है। दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है फ्रॉम हरियाणा से, इनकी करेज की कहानी है खुद की। डॉक्टर दिनेश शाहरा के द्वारा लिखी गई है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। रेवेन्यू टू बी डोनेटेड टू टिबेटन लाइब्रेरी, इससे जो भी पैसे आएंगे वो टिबेटन लाइब्रेरी को दी जाएगी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टिबेटन बुद्धिस्ट कम्युनिटी। विक्रम संपत ने एक बुक लिखी है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम, ठीक है। ये बुक एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल लेगेसी ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में अक्सर बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि ही वॉज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ डिफरेंट टेम्पल्स। तो ये सारी चीज़ों की, ये सारे हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए और एग्जामिन करने के लिए विक्रम संपत ने एक बुक लिखी है एंड ही हैज़ प्रेजेंटेड हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड लॉन्च्ड, के शैलजा ने ये बुक लिखी है, ठीक है। कन्नड़ा ट्रांसलेशन ऑफ फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा मेमोर कॉमरेड आगी नना बडुकू, माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये चीज़ लॉन्च हुई है, ठीक है। चेन्नई मेट्रो के लिए मेट्रो मोजाइक करके एक बुक लॉन्च हुई है फॉर बाय चेन्नई मेट्रो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया होशांग मर्चेंट एंड अक्षय केरथ के द्वारा है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बट पीएम मोदी ने रिलीज किया है कंपेंडियम ऑफ कंप्लीट वर्क्स ऑफ ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती ऑन 143rd बर्थ एनिवर्सरी। पीएम मोदी ने सुब्रमण्यम भारती के द्वारा एक 143rd बर्थ एनिवर्सरी पे उनके एक कंपेंडियम लॉन्च किया है, हैविंग हिज ओन महाकवि स्टेटस। वो बहुत ही खूबसूरत कविताएं किया करते थे, ठीक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवनामृत डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा के द्वारा लिखी गई ये किताब है। छौक अभिजीत बैनर्जी ऑन इकोनॉमिक फूड ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ये जो अभिजीत बैनर्जी हैं, ठीक है, इनको नोबेल मेमोरियल प्राइज भी मिला है इकोनॉमिक साइंसेस में। इन्होंने एक बुक निकाली है छौंक, ठीक है, जो दाल में हम छौंक लगाते हैं ना, वही छौंक है इस बुक का नाम। तो ये बुक अभिजीत बैनर्जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये भी कुछ ऐसे बुक्स हैं, सैटनिक वर्सेस धर्मोनिक्स श्री राम बाला सुब्रमण्यम के द्वारा, ये कुछ बस बुक्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, इस बार डेट थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। आप सीएपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको बीएसएफ की रेजिंग डे ऑफ कोर्स पता होनी चाहिए। 1 दिसंबर 1965 में
बीएसएफ को रेज किया गया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इसकी मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। वर्ल्ड एड्स डे है, इसकी हमें थीम बस याद रखनी है, ठीक है। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी 2024। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इसकी भी थीम हम याद रखेंगे, जो कि 2 दिसंबर को मनाई जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984, ये हमें याद रखना होगा। मिथाइल आइसोसायनेट, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा ही गया है। मिथाइल आइसोसायनेट ही एक केमिकल था जो कि रिलीज हुआ था उस दिन। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इंडियन नेवी डे पता होनी चाहिए, ठीक है। उड़ीसा के पुरी में एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का इवेंट हुआ था। इंटरनेशनल चीता डे 1952 से हमारे यहाँ का एशियाटिक चीता खत्म हो चुका है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडिया में खत्म हो चुकी है, ईरान में थोड़ा बहुत अभी मिल सकता है, तो मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही कम नंबर्स बचे हुए हैं। वर्ल्ड सॉइल डे एंड आर्म फोर्सेस फ्लैग्स डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, जिसकी थीम है यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे है 10 दिसंबर, थीम आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सुब्रमण्यम भारती की हमने अभी बताई थी कि एक कंपेंडियम लॉन्च हुई थी 143rd बर्थ एनिवर्सरी पे बाय मोदी जी, ठीक है। सो दिस इज दैट, 11 दिसंबर को लॉन्च हुई होगी। विजय दिवस 16 दिसंबर, जब हम लोगों ने ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया और विजय दिवस की तरह उसे हम मनाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर की है। गुड गवर्नेंस वीक, हमें पता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए मनाते हैं। 19 to 24 दिसंबर इस बार मनाई गई है। नेशनल मैथमेटिक्स डे श्रीनिवास रामानुजन के याद में मनाई जाती है। 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे है, चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। नेशनल कंज्यूमर्स डे है 24 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे है अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी को 25 दिसंबर, जो कि हमारे यहाँ क्रिसमस के तौर पे मनाई जाती है, आई मीन पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर है। इसमें जो साहिबजादे मारे गए थे गुरु गोविंद सिंह के, जिसे मुगलों ने मार दिया था बहुत ही बेरहमी से, उनको उनके उस करज को दर्शाता हुआ ये पर्व हम 26 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं, 2 से 3 ही स्कीम्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं, आइए ध्यान से पढ़ लेते हैं। ड्रोन दीदी इनिशिएटिव मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स ओन relevance for uplifting SHGs, that is self-help groups and rural women, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इवेंट में आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ सारे वीडियोस में। प्लीज़ इसको टिप टू टो अगर आपको पढ़ना है, टिप टू टो इस पे रिसर्च कीजिए और इसे पता कीजिए, इसे पढ़िए, एक एक बात आप याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होंगी, ड्रोन यूज़ किया जाएगा, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट होगा, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो रूरल वुमेन है उनको ड्रोन में ट्रेन किया जाए, सो दैट ऑलमोस्ट 3 लाख औरतों को ट्रेन करना है, रूरल औरतों को, जो कि उन ड्रोन को यूज़ करके डिफरेंट एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ अपने इलाके में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अभी पंजाब जो है, पंजाब के अलावा और भी जगह, गोवा, शायद लक्षद्वीप भी, इन लोगों ने 100% जल जीवन मिशन को अटेन कर लिया है, ठीक है। जल जीवन मिशन के थ्रू टैप वाटर की सुविधा और क्लियर वाटर की सुविधा पहुंचानी थी, तो 100% स्टेटस अटेन कर लिया है पंजाब ने, इसके पहले गोवा ने भी कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इवेंट आता है बीमा सखी योजना। ये एक ऐसी योजना है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात की जाएगी अमंग वुमेन, और स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी, एक स्टाइपेंड दिया जाएगा पहले 3 साल के लिए टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, ठीक है। वुमेन को 7,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, ये डेटा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एडिशनली पीएम मोदी ने ऑल्सो एक फाउंडेशन स्टोन डाली फॉर मेन कैंपस ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, ये पंजाब से उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। सॉरी, आई मीन पंजाब बोल रहा हूँ मैं, इन्होंने लॉन्च किया था हरियाणा से, ठीक है। पंजाब, आई डोंट नो, सॉरी, ही लॉन्च इट फ्रॉम करनाल, हरियाणा,
ठीक है, पानीपत के आसपास इन्होंने लॉन्च किया था इस चीज़ को। ट्रेनिंग एंड डिप्लॉय वुमेन बीमा सखी टू एजुकेट रूरल कम्युनिटी अबाउट इंश्योरेंस स्कीम्स और डिफरेंट इंश्योरेंस कवरेज की योजना ये लेके आए हुए हैं। एसएचजी मेंबर्स को और आशा दीदियों को भी इंक्लूड किया जाएगा एज अ बीमा सखी, जो फिनेंशियल अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम है जो कि बीमा सखी योजना के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, और भी कैंप्स लगाए जाएंगे डिफरेंट स्कीम्स के लिए, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, सुरक्षा बीमा योजना के लिए, आयुष्मान भारत के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो कि क्रॉप इंश्योरेंस की योजना है। लगभग 5 से 7 दिन की एक ट्रेनिंग होगी। LIC, इरडाई और हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो यहाँ पे काम करेगा इन टैंडम। अगेन जाते जाते आप सबसे फिर एक गुजारिश है कि अगर आपको अपने तैयारी को कंप्लीट तरीके से चेक करनी है और इवन आपने वीडियो देख लिया और आपको इसके करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और क्वेश्चन पे आके टेस्ट देना है, तो संकल्प से बेहतर ऑप्शन अभी आपको नहीं मिलेगा और ये सुनहरा मौका है टू एनरोल इन संकल्प एंड टू गेट दैट परफेक्ट एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट एंड टू प्रैक्टिस इन दैट। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप इस पे हमसे बिल्कुल हमारे नंबर पे बात कीजिए और समझिए कि आखिर क्यों ज़रूरी है ये संकल्प टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। जय हिंद। मिलूंगा आपसे जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ और अगेन हम नो नॉनसेंस तरीके से जनवरी के करंट अफेयर्स को करेंगे और आपके CAPF ACE 2025 की जर्नी को काफ़ी आसान बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।